स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो तैयार किया है उसमें कुछ चैप्टर साइंस से संबंधित बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल साइंस की, और ये चैप्टर आपस में 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर आपस में मिलाकर आपका सिलेबस तैयार किया गया है। उन्हीं चैप्टरों में से फिजिक्स के जो आपके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं, उन 3 चैप्टरों में एक चैप्टर हम लेकर आज सिलेबस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस चैप्टर में हम 3 चीजों कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये चैप्टर पहले पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इन चैप्टरों में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, साथ में ये चैप्टर थोड़े मतलब रिटन वर्क करके, या कह सकते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप बैठे बैठे घर पर हल कर सकते हो, इसलिए मैंने ये चैप्टर पहले स्टार्ट किया। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में। कार्य, वर्क होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। कार्य की डेफिनेशन सीधी सी है। कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन जो है उसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर हो जाएगा Fs। ये कार्य के लिए सूत्र हमारे पास में निकल कर आता है। तो कार्य की सीधी सी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य से संबंधित हम एक चीज ये ध्यान देते हैं कि कोई भी ये वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर F बल लगाया है, तो पहले वस्तु A स्थिति पर थी, F बल लगाने के बाद में वस्तु B स्थिति पर पहुंच गई और S विस्थापन इसने दूरी तय की। हालांकि दूरी और विस्थापन दोनों में साइंस के अंदर अर्थ है। जैसे मान लो कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, अगर इस प्रकार ध्यान से नोट करें तो ये दूरी है, ये भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन अगर सीधी ये जो दूरी होती है इसको हम विस्थापन कहते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि ये वस्तु है, इसके ऊपर बल लगाया तो वस्तु यहाँ पर पहुंच गई, तो ये इसका विस्थापन है। तो ये लगाए गए बल और इस विस्थापन को गुणा कर दें तो हम इसे क्या कहेंगे, कार्य कहते हैं। तो ये कार्य की सीधी सी परिभाषा है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। फिर कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि वस्तु के ऊपर बल जो है हमेशा उसी दिशा में लगे जिस दिशा में विस्थापन होता है। वस्तु के ऊपर जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही है, परंतु
इसके ऊपर जो बल जो है वो इस दिशा में लगेगा। ऐसी स्थिति के अंदर हम कार्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर विस्थापन की दिशा में बल का घटक ज्ञात करेंगे और विस्थापन की दिशा में बल का जो घटक होगा वो होगा F cos थीटा। ये यहाँ पर जो कोण बनेगा इस कोण को हम cos थीटा के नाम से जानते हैं। तो बल का जो घटक है वो F cos थीटा होगा। इसको विस्थापन के साथ में गुणा करेंगे तब कार्य का सूत्र हो जाएगा W बराबर विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा विस्थापन। तो W बराबर विस्थापन की दिशा में बल का घटक हो जाएगा F cos थीटा गुणा S। तो W बराबर बना Fs cos थीटा। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कार्य का। आपको ये सूत्र जो है वो याद करना है, त्याग करना है। जो सवाल या न्यूमेरिकल जो हम हल करेंगे उसमें इस सूत्र का उपयोग करेंगे। W बराबर Fs cos थीटा। cos थीटा का मान जो है वो आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ मिलेगा, उस मान को हम रख सकते हैं। तो W बराबर Fs cos थीटा ये सूत्र हमारे पास में निकल कर आया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर Fs। एक सूत्र ये बनता है। इसका अर्थ होता है कि कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का मान जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर जो कुछ परिस्थितियां दे रखी हैं आपकी बुक के अंदर, उन परिस्थितियों में कार्य का मान निकाल रहे हैं। सबसे पहली परिस्थिति ये है जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में, जैसे ये वस्तु है और इसके ऊपर F बल लगाया गया और वस्तु इस दिशा में विस्थापित होती है S। तो यहां पर बल की भी यही दिशा है और विस्थापन की भी यही दिशा है, दोनों की दिशा एक ही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर cos थीटा जो है उसका मान 0 डिग्री है। ऐसी अवस्था के अंदर कार्य का मान कितना आएगा वो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर Fs cos थीटा। अभी हमने देखा cos थीटा बराबर है यहाँ पर 0 डिग्री, तो W बराबर Fs गुणा 1, यानी cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो cos थीटा के स्थान पर cos 0 के स्थान पर 1 रख दिया, तो W बराबर निकल कर आया हमारे पास में Fs। ये सबसे ज्यादा या अधिकतम कार्य का मान होता है। दूसरी स्थिति जब बल एवं विस्थापन आपस में लंबवत, जब बल एवं विस्थापन आपस में लंबवत हो तब कार्य का मान कितना निकल कर आएगा? W बराबर Fs cos थीटा। हमारे पास में कार्य का सूत्र ये है, W बराबर Fs cos थीटा। इस स्थिति के अंदर cos थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान त्रिकोणमिति के अंदर होता है 0।
तो ये मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। इस स्थिति के अंदर देखो ये S है और ये F है और यहाँ पर कोण है 90 डिग्री। ऐसी स्थिति के अंदर कार्य का मान कितना निकल कर आता है? W बराबर एफ एस गुणा cos थीटा। cos 90 डिग्री अभी हमने देखा इसका मान होता है 0, तो W बराबर हमारे पास में आएगा, जब शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो इस स्थिति के अंदर कार्य का मान हमारे पास में 0 निकल कर आता है। तो जब बल और विस्थापन आपस में कैसे हो? लंब, तो कार्य का मान हमारे पास में 0 निकल कर आता है। तीसरी स्थिति है जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं, इस स्थिति में ये कोई वस्तु है और इसके ऊपर इस दिशा में F बल लगाया गया है और वस्तु इस दिशा में F विस्थापित होती है। ऐसी अवस्था के अंदर बल इस दिशा में, वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही, तो कार्य का मान हम उसी सूत्र से W बराबर एफ एस cos थीटा, इस सूत्र से हम कार्य का मान निकालेंगे। यहां पर जो कोण बना वो 180 डिग्री है और cos थीटा बराबर 180 डिग्री और cos 180 डिग्री बराबर होता है माइनस का 1। तो cos थीटा जो है इसके स्थान पर हम माइनस का 1 लिख सकते हैं। W बराबर एफ एस गुणा माइनस का 1, W बराबर माइनस एफ एस। तब कार्य का मान ऋणात्मक निकल कर आता है और इस स्थिति के अंदर सबसे कम जो कार्य जो है वो होता है, यानी 0 से भी कम कार्य का मान यहाँ पर निकल कर आता है, कार्य का मान ऋणात्मक होता है। फिर उसके बाद में चौथी जो स्थिति है जब वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है, जैसे ये कोई वस्तु है और ये समतल से h ऊंचाई पर है। ये द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो h ऊंचाई के ऊपर स्थित है। इस वस्तु को यदि हम h ऊंचाई से छोड़ते हैं तो ये वस्तु इस समतल के ऊपर यहां पर पहुंच जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर कार्य का मान हम इस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में न तो यहाँ पर s का मान दे रखा है, न हमारे पास में यहाँ पर f का मान है। तो f का मान हम इस प्रकार निकालेंगे, f बराबर होता है mg। यहाँ पर जो वस्तु का जो भार है, एक तो होता है द्रव्यमान जिसको हम m से व्यक्त करते हैं, और एक होता है भार। द्रव्यमान को यदि गुरुत्व के त्वरण से गुणा कर दिया जाए तो वस्तु का भार निकल कर आता है m गुणा g बराबर mg, और
वस्तु का भार ही यहाँ पर बल का कार्य करता है। h ऊंचाई है तो यहाँ पर s, क्योंकि वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित हुई तो s जो है वो यहाँ पर h है। ऐसी अवस्था के अंदर कार्य W बराबर वही सूत्र है Fs cos थीटा, और भार वस्तु का या बल जो है वो और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, तो cos थीटा बराबर है 0 डिग्री और cos 0 डिग्री बराबर अभी हमने देखा मान निकल कर आता है। तो W बराबर F के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर वस्तु का भार जिसका मान है mg, गुणा S के स्थान पर हम लिख सकते हैं ऊंचाई h, और cos थीटा यानी cos 0 डिग्री बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 1। तो W बराबर निकल कर आया mg h। इस स्थिति के अंदर कार्य का मान ये होगा। तो ये चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति, जब वस्तु वर्तुल गति कर रही हो। अब की बार वस्तु वर्तुल गति कर रही है, जैसे ये कोई वर्ताकार पथ है और ये कोई वस्तु है, ये इस पर गति कर रही है, तो इस पर लगने वाला जो बल जो है वो इसका अभिकेंद्र बल कहलाएगा, जो कि केंद्र की तरफ स्थित है। वस्तु का वेग जो है वो इस दिशा में होगा v, और f जो है वो इस दिशा में होगा। यानी यहां पर जो कोण बनेगा, लेकिन वस्तु इस पथ पे गति करेगी इस अभिकेंद्र बल के कारण, लेकिन यहाँ पर कोण जो है वो बनेगा cos थीटा बराबर 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री बराबर अभी हमने देखा इसका मान होता है 0। तो W बराबर Fs cos थीटा, और cos 90 का मान भी शून्य है, तो W बराबर 0, या ये कह सकते हैं Fs गुना 0, W बराबर 0। तो अभिकेंद्र बल के द्वारा किए गए कार्य का मान, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए अभिकेंद्र बल के द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होता है, तो वो निकल कर आता है हमारे पास में 0। ये कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के 5 जिनको हमने अभी अध्ययन किया। अब इसके बाद में आता है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक जो है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कार्य का सूत्र देखते हैं। W बराबर Fs, F यहाँ पर वस्तु पर लगने वाला बल, और यहाँ पर S है विस्थापन। तो W बराबर F, बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, और विस्थापन जो है कोई भी दूरी है विस्थापन है उसको हम मापते हैं मीटर में। तो कार्य का मात्रक न्यूटन गुणा मीटर, या इसको बोलते हैं जूल। न्यूटन गुणा मीटर या फिर जूल। तो कार्य का मात्रक सीधा सा है, इसका मात्रक न्यूटन गुणा मीटर या जूल होता है। यदि न्यूटन को हम या बल के जो मात्रक जो है न्यूटन, इसके स्थान पर बल का मात्रक हम डाइन लें और विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर लें, तो ऐसी अवस्था के अंदर जूल के बराबर हो जाएगा। न्यूटन के स्थान पर आ जाएगा, 1 न्यूटन में होते हैं 10 पे घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पे घात 5 डाइन होता है, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर।
या इसको कह सकते हैं 10 पे घात 2 सेंटीमीटर गुणा मीटर के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 पे घात 2 सेंटीमीटर। फिर जूल का मान निकल कर आएगा 10 पे घात 5 और 10 पे घात 2 आपस में गुणा करेंगे और जब समान आधार हो घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो 10 पे घात 7 अरब टाइम गुणा सेंटीमीटर को अरब से जानते हैं। तो 1 जूल का मान निकल कर आया हमारे पास में 10 पे घात 7 अरब। ये अरब भी कार्य का एक मात्रक है। कार्य से संबंधित जो भी आपके सिलेबस में था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम कार्य से संबंधित जो न्यूमेरिकल जो है वो किस प्रकार आते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल यहां पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जाम्पल है। इसमें लिख रखा है कि किसी वस्तु को एक रस्सी से बांधा गया और रस्सी से बांधकर उस वस्तु को खींचा गया, अपनी तरफ उस वस्तु को खींचा गया। अगर वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के ऊपर लगने वाला बल जो है F वो है 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल लगाने के बाद में वस्तु जो है वो 20 मीटर विस्थापित होगी और रस्सी और जिस फर्श के ऊपर वस्तु विस्थापित हो रही है उनके मध्य, जैसे ये वस्तु इस साइड में ऐसे विस्थापित हो रही है, बल इस साइड में ऐसे लग रहा है और यहाँ पर जो थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री, जो कोण का मान जो है ये बल है, ये रस्सी है और ये विस्थापन है S और थीटा का मान है 30 डिग्री, यानी ये कह सकते हैं कोस थीटा बराबर हमारे पास में यहाँ पर 30 डिग्री। ऐसी अवस्था के अंदर कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो कार्य का मान हमें ज्ञात करना, हमने अभी सूत्र पढ़ा W बराबर F(S) cos थीटा। W बराबर F का मान देख लो यहाँ पर 5 न्यूटन गुणा S का मान देख लो यहाँ पर कितना दिया गया हमें 20 मीटर गुणा cos थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो यहाँ पर ये मान जो है आपको न्यूमेरिकल के अंदर दिए हुए मिलेंगे, ये मान आप लिख सकते हो या 10th के मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है 9th में 10th में पढ़ोगे उससे मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। W बराबर 20 पंजू 100 गुणा √3 का 3/2 का मान जो है वो भी आपको बुक में दे रखा है। √3/2 बराबर होता है 0.866। यह मान सीधा रखा जा सकता है यहाँ से, तो 0.866 फिर इसको 100 से गुणा करो तो यह आएगा 86.6 जूल। ये कार्य का मान निकल कर आता है। इस प्रकार सिंपल न्यूमेरिकल जो है वो भी आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, जो एक सीधा सूत्र है F(S) cos थीटा, इसके ऊपर ये सवाल आता है। तो कार्य आपका कंप्लीट है और उसके बाद में हमने जो चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसके बाद में अगला जो टॉपिक जो है हम लेते हैं ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा की सीधी सी परिभाषा है कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा कहते हैं। देखो आगे शक्ति की परिभाषा आएगी। कार्य करने की यदि यहाँ पर दर तब उसको शक्ति कहेंगे। तो एक ही शब्द का अंतर है। कार्य करने की क्षमता जो है उसको तो हम क्या कहेंगे, ऊर्जा, और कार्य करने की दर जो उसको हम कहेंगे शक्ति। तो यहाँ पर हमने ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी। कार्य करने की क्षमता जो है उसको ऊर्जा कहते हैं कि किसी के अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता है वो उसकी ऊर्जा कहलाती है। फिर उसके बाद में ऊर्जा के बारे में आपके सिलेबस में विस्तार से, इसके बाद में अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार। टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का पहला प्रकार है यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति अथवा दोनों के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। यांत्रिक ऊर्जा की सीधी सी परिभाषा है। तो ऊर्जा का पहला प्रकार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा प्रकार है ऊष्मा ऊर्जा। हीट एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा किसे कहेंगे हम? ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों में गतिमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों में गतिमान ऊर्जा को हम ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और यदि उसको पदार्थ को ऊष्मा दी जाए तो वो कण जो है गतिमान हो जाए, तो ऐसी ऊर्जा को हम ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। यानी उस ऊष्मा के कारण उन कणों के अंदर गतिशीलता है, उनका कार्य हुआ, इसलिए इसको ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। तो किसी कोई भी मतलब ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों के अंदर जो गतिमान ऊर्जा है उसको हम ऊष्मा ऊर्जा कहेंगे। तीसरा प्रकार है ऊर्जा का, वो है रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी। नाम से पता चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के तीन प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये कंप्लीट। चौथा प्रकार है विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो विद्युत क्या होती है? आवेश, किसी भी मतलब चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा जो है वो किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसकी सीधी सीधी परिभाषा। नंबर 5 गुरुत्वीय ऊर्जा।
ग्रेविटेशनल एनर्जी। देखो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची चली जाती हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट है ऊर्जा के प्रकारों में 6 नंबर, वो है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी। और इसकी सीधी सी परिभाषा है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इसके बाद में आज हमने कार्य पढ़ा, ऊर्जा पढ़ी, ऊर्जा के प्रकार पढ़े। ऊर्जा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऊर्जा विस्तार से है। कल हम यांत्रिक ऊर्जा के दोनों प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट